विश्व हिंदू परिषद के इस ऐलान पर कि मंदिर हर हाल में वही बनाएंगे और रथ यात्रा निकालेंगे, यह आह्वान करने के बाद 1984 में ही तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या हो जाती है। माहौल थोड़ा बदल जाता है और कुछ दिन के बाद राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और फिर विश्व हिंदू परिषद ने अपना अभियान शुरू किया। और उस अभियान के बाद राजीव गांधी जी थोड़े हिंदुत्व और राम मंदिर को लेकर के नरम थे। उनके सहयोगियों ने उन्हें समझाया कि हिंदू जनमानस चुनाव भी था, चुनाव में वोट भी लेना था, क्योंकि साहबानों का केस उस समय चल रहा था और मुस्लिम समुदाय के लोग काफी उनसे नाराज थे। तो लोगों ने समझाया कि अगर पूजा की इजाजत दे दी जाए, जैसा कि लंबे समय से मांग चल रही है, तो शायद हिंदू समाज का वोट मिल जाए। तो उसी समय 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद के जिला कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया जाता है और 1 घंटे में ही फैसला हो जाता है और हिंदू समुदाय को वहां सुरक्षा व्यवस्था के तहत दूर से दर्शन की इजाजत मिल जाती है। और फिर इस इजाजत के निर्णय के तुरंत बाद इसके प्रतिक्रिया में मुस्लिम समुदाय ने 5 दिन बाद ही 6 फरवरी 1986 को एक संगठन की घोषणा करते हैं, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, और तय करते हैं कि आगे की सारी लड़ाई बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के माध्यम से लड़ी जाएगी। और फिर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी जगह जगह कोर्ट वगैरह में अपना पिटीशन दायर करती है। 1989 में जो पहले से चल रहे केस, उन केस को देखते हुए और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने जो पिटीशन दाखिल किया उसको देखते हुए लखनऊ बेंच हाई कोर्ट इलाहाबाद ने फिर से उस पर सुनवाई करती है और सुनवाई के बाद एक बार फिर से उन्होंने रोक लगाई दोनों पक्ष को वहां जाने के लिए। इसी दरमियान विश्व हिंदू परिषद ने अपना अभियान शुरू किया और घर घर से राम मंदिर निर्माण के लिए ईंट दान की आह्वान किया। लोग ईंट दान करने लगे, हर जगह से ईंट आने लगे। और उसी दरमियान जब ईंट दान अभियान चल रहा था तो उस समय भागलपुर में अक्टूबर 1989 में दंगा भड़क जाता है और उस दंगे में लगभग 1000 लोग मारे जाते हैं। इस घटना के 1 महीने के बाद नवंबर 89 में विश्व हिंदू परिषद ने सीधे घोषणा किया कि अब बहुत हो चुका और अब हम वहां शिलान्यास करेंगे। और उन्होंने अपने देश भर के कार्यसेवकों को घोषणा किया कि अब हमें वहां शिलान्यास करना है। और ये बात जब प्रधानमंत्री को पता चली तो प्रधानमंत्री ने मंत्रणा की। हिंदू वोट लेने के फिराक में उन्होंने अयोध्या से ही अपनी चुनाव कैंपेनिंग भी शुरू की और इजाजत भी दे दिया शिलान्यास का, वहां शिलान्यास भी हो गया। इधर 25 सितंबर 1990 को यह आंदोलन और तीव्र हुआ और राम मंदिर निर्माण को लेकर पूरे देश में जागरूकता फैलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन नेता लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में उस समय सोमनाथ से अयोध्या तक लगभग 10,000 किलोमीटर की एक यात्रा तय की गई, जो यात्रा 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म दिवस के दिन वो यात्रा सोमनाथ से शुरू होती है और 30 अक्टूबर 1990 को उसे अयोध्या पहुंचने का लक्ष्य रखा जाता है। यह यात्रा चारों तरफ होते हुए जब बिहार के समस्तीपुर में पहुंचती है, वह दिन 23 अक्टूबर 1990 था। बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने वहां के डीआईजी रामेश्वर भूराव को फोन करके यात्रा रोकने और आडवाणी को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। रामेश्वर भूराव जाते हैं, यात्रा रोकते हैं और उस समय यात्रा के साथ चल रहे लाल कृष्ण आडवाणी और स्वर्गीय प्रमोद महाजन दोनों को गिरफ्तार करके दुमका में उनको एक गेस्ट हाउस में बंद करके रखा जाता है। जब इधर यह बात पता चलती है भारतीय जनता पार्टी को, तो भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार, उस समय बीपी सिंह की सरकार थी, उस समय उनसे अपना समर्थन वापस लेते हैं और सरकार गिर जाती है। बीपी सिंह की जब सरकार गिर जाती है तो इधर पहले से ही तय था
30 अक्टूबर 1990 को पूरे देश के कारसेवकों को अयोध्या पहुंचना है। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार थी। मुलायम सिंह ने घोषणा कर दी, परिंदे भी पर नहीं मार सकते। और शायद उनका यह कहना कि परिंदे भी पर नहीं मार पाएंगे अयोध्या में लोगों को और उकसा दिया, और लोग लाखों की संख्या में अयोध्या पहुंचने लगे। और ये लोग भीड़, उस समय उत्तेजित भीड़ विवादित ढांचे पर चल गई और झंडा तक लगा दिया। उसी समय मुलायम सिंह ने आदेश दिया और कारसेवकों पर पुलिसकर्मियों ने गोलियों की बौछार कर दी। ढेर सारे कारसेवक उसमें मारे गए। कर्फ्यू और एक अलग तरह का माहौल बना, और यह सब चल रहा था उस दरमियान। उसी समय 1991 मई 1991 में राजीव गांधी जी की हत्या हो जाती है, और फिर पीवी नरसिम्हा राव जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। चुनाव होता है और उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, क्योंकि उस समय मुलायम सिंह और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों के प्रति लोगों में भयंकर आक्रोश था, और इस आक्रोश का भरपूर फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बनने के बाद जो पहला काम करते हैं वो ये कि उस जगह आसपास के लोगों, जो मंदिर और मठ थे, उनसे 2.77 एकड़ जमीन लेकर श्री राम जन्मभूमि न्यास को लीज पर दे देते हैं, और यह 2.77 एकड़ जमीन रामलला की जमीन के रूप में निर्धारित हो जाती है। और अब विश्व हिंदू परिषद ने जुलाई 1992 में कारसेवकों को आमंत्रित करना शुरू किया कि अब हम लोग यहां मंदिर बनाएंगे। और इसी समय पीवी नरसिम्हा राव को लगता है कि यहां तनाव बढ़ सकता है, तो उन्होंने विश्व हिंदू परिषद को और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के लोगों को दिल्ली बुलाया बातचीत के लिए। उन्होंने उन्हें मौका दिया कि आपस में बातचीत करके इस राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद का कुछ हल निकाला जाए, लेकिन दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों पर अड़े थे। कोई हल नहीं निकला और बेमतलब रही है बैठक। उसी दिन 30 अक्टूबर 1992 को, उसी दिन विश्व हिंदू परिषद एक अलग बैठक करती है, और बैठक के बाद विश्व हिंदू परिषद ने घोषणा किया कि 6 दिसंबर को कार सेवा दिवस मनाया जाएगा, और उन्होंने सारे देश के कार सेवकों को 6 दिसंबर को अयोध्या बुला लिया। अब 6 दिसंबर को अयोध्या चलना है, यह बात चारों तरफ फैल गई। लाखों की संख्या में देश भर से कार सेवक अयोध्या जाने लगे, और अयोध्या में 5 दिसंबर को ही बड़े बड़े नेता वहां पहुंच चुके थे। 6 दिसंबर को सुबह में बड़े नेताओं ने भाषण दिया। कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? कौन सी सरकार रोकने वाली है? इस देश में रहने वाला हर भारतवासी श्री राम की संतान है। मुरली मनोहर जोशी भी राम की संतान है, तो सैयद शाहबुद्दीन भी राम की संतान है। राम का बंटवारा हिंदू और मुसलमान में नहीं होता। और इसके बाद लगभग 2 लाख कार सेवक वहां पहुंच चुके थे। 10 बजे भाषण के बाद बड़े नेता जब वहां से निकलते हैं, उसके लगभग 1-1.25 घंटा बाद, लगभग 11:45 बजे से 1:55 बजे तक जो कारसेवक थे वो विवादित ढांचे पर चढ़ जाते हैं और पहला गुंबज ध्वस्त करते हैं।